हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी बेसिक्स। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, तो ये बेसिकली यूज़ होता है बायोटेक लैब में और हम इस वीडियो में इसके प्रिंसिपल टाइप्स, कौन कौन से अपैरेटस इसके यूज़ होते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, डाटा किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों इसके बारे में कि ये होता क्या है। ओके, तो जो डीएनए होता है ना बच्चों, आप समझो इसको कि अगर आपको आपके पास एक सैंड का ढेर है, ठीक है, उसमें बहुत छोटे छोटे पेबल्स भी होंगे। तो आपको अब उनको छानना है, तो आप क्या करोगे, आप इसके लिए उनको छानने के लिए सैंड पार्टिकल को क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे सीव को। तो सीव क्या करेगी, जो पत्थर पत्थर होंगे ना, छोटे छोटे पेबल्स होंगे, वो उसको रिटेन कर लेगी और छोटे छोटे जो सैंड ग्रेन्स है वो उसके थ्रू पास हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है, जो इनविजिबल स्ट्रैंड होते हैं ना डीएनए के, आरएनए के या प्रोटीन के, तो उसको पास करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो सीव का काम होता है वो आपका जेल करता है। ठीक है, तो अगर हम इसके साइंटिफिक टेक्निकल टर्म की बात करें तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इट इज़ अ टेक्निक, ओके, दैट विल लेट अस सॉर्ट द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बाय साइज एंड द चार्ज। ओके, तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें हिडन आर्किटेक्चर ऑफ लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, ये यूज़ कहाँ होता है बच्चों, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है ये यूज्ड होता है जेनेटिक्स की लैब में, फॉरेंसिक्स की लैब में। ओके, अब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमें इसका प्रिंसिपल ज़रूर आना चाहिए बच्चों। तो प्रिंसिपल क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, कि जो बच्चे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए एंड प्रोटीन, वो कैरी करते हैं हमेशा ही एक इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब आप इस डीएनए या प्रोटीन को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करेंगे ना, तो वो माइग्रेट करेंगे। अच्छा, किस डायरेक्शन में माइग्रेट करेंगे, ऑपोजिट में। तो इससे क्या होगा कि जो जेल होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, वो एक्ट करता है एज अ मॉलिकुलर सीव। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ दौड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना बच्चों, वो बहुत तेज़ दौड़ेंगे और जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्लो दौड़ेंगे। तो जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट कर लेंगे ना, तो जेल में जो सबसे लोअर साइड पे होंगे वो आपको स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और जो अपर साइड देखेंगे उसमें आपको लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि माइग्रेशन किस तरीके से होता है। माइग्रेशन होता है साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे, माइग्रेशन आपका होता है बायोमोलिक्यूल का ऑन द साइज ऑफ चार्ज ऑल्सो। ओके, अच्छा, अब हम बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहला होता है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एग्रोस जो होता है ना बच्चों, वो बनता है सीवीड एक्सट्रैक्ट से। और एग्रोस जेल जो होता है यूजुअली वो आइडियल होता है डीएनए एंड आरएनए की सेपरेशन के लिए। ये लो रेजोल्यूशन का होता है बट इट्स गुड फॉर लार्ज फ्रेगमेंट्स। तो ये बात होगी एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए ना कि वेयर डू यू गेट एग्रोस फ्रॉम, तो आपको उसको बताना है कि वी गेट एग्रोस फ्रॉम द सीवीड एक्सट्रैक्ट। ओके, और एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप क्यों यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे सेपरेशन के लिए डीएनए एंड अगर आपको आरएनए सेपरेट करना है। ओके, और मैं अब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि लो रेजोल्यूशन होता है ये, यानी कि बहुत अच्छे से, मतलब सेपरेशन जो है वो जैसे प्रोटीन की अगर आपको करनी है तो इसमें नहीं होगी। ओके, बट फिर भी अगर आपको जो डे टू डे लैब में एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए ये बहुत ही मतलब बहुत ही बेसिक इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप का इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सा होता है। तो अगर हमें प्रोटीन सेपरेट करना है ना बच्चों, तो हमें पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करना होता है। तो इसे हम पेज भी कहते हैं। तो पी स्टैंड फॉर पॉलीएक्रिलामाइड एंड जी स्टैंड फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो पॉलीएक्रिलामाइड होता है ना बच्चों, वो सिंथेटिक जेल होता है और इसके पोर साइज जो होता है वो एग्रोस से कम होता है। तो अगर हमें इसे प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं, और इसके अलावा अगर हमें बहुत ही स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट अगर सेपरेट करने हैं ना, जैसे कि 10 बेस पेयर या 50 बेस पेयर, तो अब हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, और क्यों यूज़ करेंगे अगर हमें स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट यूज़ करना है, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसका पोर साइज़ कम है ना, तो ये स्मॉल जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं वो अच्छे से सेपरेट हो पाएंगे इन कंपैरिजन टू एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो समझ गए ना बच्चों, जो पॉलीक्लोराइड है इसे क्विकली रिकैप कर लेते हैं। ये एक सिंथेटिक जेल होता है जिसका पोर साइज बहुत टाइट होता है एंड बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट। एंड इन कंपैरिजन टू एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये ज़्यादा रेजोल्यूशन देता है। अच्छा, थर्ड टाइप का जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो है एसडीएस पेज। तो एसडीएस क्या होता है बच्चों, ये एक डिटर्जेंट है। ओके, इसमें क्या होता है कि आप जो प्रोटीन होते हैं ना, अगर आपको उसको सेपरेट करना है तो सबसे पहले आप प्रोटीन को ट्रीट करते हो एक डिटर्जेंट से।
जो कि कॉमनली है STS। तो वो डीनेचर कर देता है प्रोटीन को, ओके। और डीनेचर करने के साथ साथ वो उसको यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज दे देता है। अब जब वो नेगेटिवली चार्ज हो गए ना, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, जब लोड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो सेपरेट होएगा बाय साइज, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज है तो किस तरह डायरेक्शन में ये अट्रैक्ट होगा, ये जाएगा पॉजिटिव एंड की तरफ, ओके। तो इस बेसिस पे सेपरेशन हो जाएगी। एंड जैसे हमने पहले बात की है, छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जल्दी छोटे प्रोटीन्स जो होंगे वो जल्दी ट्रैवल करेंगे और आपके जेल के लोअर साइड में दिखेंगे, और बड़े प्रोटीन्स जो हैं वो आपको अपर साइड पे दिखेंगे। तो ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड की रूटीन प्रोसेस है आपकी प्रोटीन लैब्स में, जहाँ पे आपको चेक करना होता है कि प्रोटीन की प्योरिटी कैसी है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक नेटिव पेज भी होता है। तो नेटिव पेज में जो होता है प्रोटीन जो होता है उसका हम लोग शेप एंड चार्ज जो है वो रिटेन रहने देते हैं। जैसे हमने पीछे देखा ना कि हमने STS से ट्रीटमेंट की, ओके, ताकि नेगेटिवली चार्ज हो जाए प्रोटीन में। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, हम प्रोटीन को एज सच ही जेल पे लोड कर देते हैं। और इसको यूज़ करने का रीज़न तब है, अगर हम नेटिव पेज को क्यों यूज़ करते हैं, STS पेज को कब यूज़ करते हैं, कब नहीं करते। तो नेटिव पेज को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें स्टडी करना है कि प्रोटीन फोल्डिंग कैसी है और उनके बीच में, प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शंस कैसा है। तो इसलिए हमें उनकी नेचुरल जो भी उनका शेप या चार्ज होगा वो हमें, मतलब हम उसे जानना चाहेंगे, इसलिए हम उन्हें रिटेन करते हैं। लेकिन अगर हमें सेपरेशन करनी है कि हमें देखना है कि हमारे सैंपल में कितने कौन कौन से अलग टाइप के प्रोटीन हैं, तो अब आप जाएंगे कौन से पेज के लिए जाएंगे, आप जाएंगे STS पेज के लिए, ठीक है। और अगर आपको प्रोटीन फोल्डिंग और इंट्रैक्शन के बारे में जानना है तो आप यूज़ करेंगे नेटिव पेज। अच्छा, इसके अलावा 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होता है। तो 2D, D स्टैंड्स फॉर द डायमेंशन, ओके। तो 2D में क्या होता है, ये चार्ज तो सेपरेट कर, मतलब ये दो तरीके से, 2 डायमेंशन में आपका सैंपल सेपरेट होगा। एक होगा ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज और दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो हो गई ना 2 डायमेंशन की बात। तो ये होता है 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये कहाँ यूज़ किया जाता है, ये प्रोटियोमिक्स लैब में यूज़ किया जाता है। जब आपको बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन स्टडी करने होते हैं ना, तो आप क्या करते हो कि सबसे पहले तो उनको चार्ज के बेसिस पे सेपरेट कर देते हो, उसके बाद उसको साइज सेपरेशन करते हो आप, ओके। तो इस तरीके से 2 डायमेंशन में आपकी प्रोटीन सेपरेशन हो जाती है और आप इजीली अपने प्रोटीन्स के एनालाइज कर सकते हो, ओके। तो अब तक समझ आ गया ना बच्चों, हमने कितने टाइप के इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़े। तो ये रूटीनली यूज़ होते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ओके, और प्रोटियोमिक लैब में। तो ये बायोटेक्नोलॉजी लैब का इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, एक, अगर आप बोलेंगे ना कि ये बहुत ही अभिन्न हिस्सा है, मतलब बहुत ज़रूरी है, तो ये बिल्कुल सही बात होगी। अच्छा चलो, अब बात करते हैं कि इसके लिए हमें मटेरियल क्या चाहिए। तो बेसिकली क्योंकि हमें जेल बनाना है तो हमें जेल मैट्रिक्स चाहिए। तो आप एग्रोस या पॉलीक्रोमाइड को भी जेल, जो भी आपका बेस्ड ऑन योर एक्सपेरिमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस है। अच्छा, आपको कास्टिंग ट्रे चाहिए। जो जेल होता है वो कास्टिंग ट्रे में सेट किया जाता है। और क्योंकि अगर आपको सैंपल लोड करना होता है बच्चों, तो आपको कॉम्प चाहिए, ठीक है, ताकि जो आपका जेल है उसमें आप वेल बना सकें, जिसमें आप बाद में सैंपल लोड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर होना चाहिए, जिसमें कि आप अपने जेल, अगर आपकी बन जाएगी ना जब कास्टिंग ट्रे में, तो उसके बाद आप उस जेल को ट्रांसफ़र करोगे बफर में और फिर पावर आप सप्लाई करोगे, ठीक है। तो जब पावर सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, ओके। अब डायरेक्टली ना आप अपने जेल को, कास्टेड जेल को आप ना एंटर नहीं करते हैं, आप कास्टेड जेल को फर्स्ट ट्रांसफ़र करते हैं बफर सोल्यूशन में, ताकि एक pH मेंटेन रहे और कंडक्टिविटी होती रहे करंट की प्रॉपरली, ओके। एंड सेकंड, आपको ट्रैक करना है कि आपके सैंपल कहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप हमेशा लोडिंग डाई भी डालते हो, ताकि आपको पता चलता रहे कि ओके, आपका इतना % जेल जो है फिनिश हो सका है। तो चलो, ये हो गई बात कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रिपेयर करेंगे जेल को। तो इसके लिए हम डिज़ोल्व कर देंगे जो भी आपका जेलिंग मटेरियल है उसको, और पोर कर देंगे ट्रे में। उसके बाद मैंने बताया आपको कि हम कॉम्ब इंसर्ट करेंगे, सैंपल को लोड करेंगे, आपका सैंपल डाई के साथ मिक्स होना चाहिए प्रॉपरली, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके रन करेंगे जेल को, ओके। तो जो भी आपका वोल्टेज है वो आप सेट कर देंगे। अच्छा, जब आपका जेल रन हो गया तो आप क्या करेंगे, स्टेन करेंगे जेल को, क्योंकि आपको विजुलाइज़ करने ना बैंड। तो अगर आप विजुलाइज़ कर सकते हैं बैंड को अंदर UV में है या फिर विजिबल लाइट में भी कर सकते हो, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा स्टेनिंग एजेंट चाहिए, ओके। और उसके बाद आप अपने रिज़ल्ट को एनालाइज़ करेंगे। तो रिज़ल्ट एनालाइज़ करने के लिए यूजुअली आप एक लेटर भी डालते हैं, ठीक है, जो कि नोन प्रोटीन मार्कर होता है, उसमें आपको नोन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो वो इसलिए होता है कि अगर समझो आपको पता है कि एक बैंड आपका 5 kDa का है और एक बैंड आपका 15 kDa का है, तो अगर आपका जो सैंपल है ना वो स्पॉट हुआ बिटवीन द 5 और 15 के बीच में, तो अगर वो 15 के नियर है तो आप समझ सकते हैं कि इट इज़ अराउंड 10 to 15 kDa का आपका प्रोटीन है,
ओके, तो इसको यूज़ कहाँ करते हैं? आफ्टर पीसीआर, या फिर आपको मैंने बताया कि प्रोटीन सेपरेशन करना हो कि कौन कौन से प्रोटीन आपके हैं, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बात की जाए कि एप्लीकेशन क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो एप्लीकेशन ये है कि ये यूज़ होता है जेनेटिक टेस्टिंग में, ठीक है। ये म्यूटेशन कंफर्म कर सकता है। फॉरेंसिक्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी ये यूज़ होता है। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में अगर आपने कोई जीन क्लोन किया है वो हुआ है कि नहीं, ठीक है। प्लाज्मिड कंस्ट्रक्ट अगर चेक करने वहाँ यूज़ कर सकते हो। प्रोटीन की एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो, प्योरिटी, साइज़ एंड एक्सप्रेशन। और अगर आपको आरएनए की इंटीग्रिटी भी जाननी है ना, तो आप उसको असेस कर सकते हो, उसकी क्वालिटी को, बिफोर गोइंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बहुत कॉस्टली होती है ना बच्चों, तो ऐसा ना हो कि आपने आरएनए जो है, अगर आपको आरएनए से करना है, तो अगर आपको आरएनए डिग्रेड होगा तो आपका बहुत सारा पैसा और आपका बहुत सारा लेबर और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने सैंपल को आप जो है वो डीएनए हो चाहे आपका आरएनए हो, उसको आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो। वहाँ से आपको उसकी क्वालिटी का पता लग जाता है। उसके बाद ही आप उसको फर्दर डाउनस्ट्रीम करते हो, उसके सीक्वेंसिंग के लिए जाओगे। तो ये हो गई कि ये कहाँ एप्लीकेशन इसकी कहाँ कहाँ है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो चलो अब हम बात करते हैं कि इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं रिजल्ट्स की। तो अगर हम रिज़ल्ट इंटरप्रेट करें ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हम बात करते हैं, समझो डीएनए की कर लेते हैं। तो अगर प्योर सैंपल होगा ना, तो आपके शार्प बैंड होंगे हमेशा। लेकिन अगर आपको स्मीयर नज़र आ रहा है, एक धब्बा जैसा नज़र आ रहा है, तो या तो आपका सैंपल डिग्रेड हो गया है या फिर आपने सैंपल ओवरलोड कर दिया होगा। अच्छा, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक सिंगल बैंड, ओके, अराउंड समझो कि 50 केबी का आप बैंड यूज़ कर रहे हैं, तो लेकिन आपको मल्टीपल बैंड दिख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि या तो कंटामिनेशन हुई प्रोडक्ट में, या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए हैं। अच्छा, अगर आपको कोई बैंड ही नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो आपका लोडिंग एरर है या फिर आपका रिएक्शन फेल हो चुका है। तो एस्टिमेशन के लिए आप हमेशा ही अपने डीएनए लैडर को, जो होता है जिसका आपको फ्रैगमेंट साइज़ पता हो, वो हमेशा ही आप लोड करते हैं, चाहे वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात हो, चाहे डीएनए जेल की बात हो, एग्रोस की, या फिर आप एसडीएस पेज कर रहे हैं, एनटी पेज कर रहे हैं, तो आप हमेशा ही डीएनए मार्कर लैडर जो होता है उसको लोड कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा ये हमेशा होता है कि आप एक कंट्रोल सैंपल हमेशा रन कीजिए, ताकि आप ट्रबल शूट कर सकें कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आई है। अच्छा, लिमिटेशन क्या है कि कई बार ना आपको रेजोल्यूशन इश्यूज़ आते हैं। जैसे कि अगर रेजोल्यूशन इशू आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपका जेल जो है वो कंसंट्रेशन उसकी पुअर है, या वोल्टेज ठीक नहीं है। स्पेयरिंग बात कर चुके हैं, ओवरलोडिंग या डिग्रेडेड सैंपल में होती है। फेंट पैड जो होंगे वो लो कंसंट्रेशन का या फिर पुअर स्टेनिंग का नतीजा भी हो सकता है। अगर आपका जेल बार बार बच्चों मेल्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब या तो ओवर हीटिंग हुई है या फिर आपके बफर की कॉम्पोजिशन ठीक नहीं है, तो आपको बफर्स चेंज करने पड़ेंगे, न्यू बनाने पड़ेंगे। और जब आप जेल बनाते हैं ना बच्चों, तो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि कई बार ना आपके एयर बबल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। जो एयर बबल हो गया ना, वो पाथ को फिर चेंज कर देते हैं और डिसरप्ट करते हैं आपके माइग्रेशन को, ओके। तो इसलिए हमेशा जब भी आप एक जेल बनाएं और आपको एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, तो अपनी जेल के परसेंटेज, अपने वोल्टेज और बफर की फ्रेशनेस को हमेशा ही चेक कीजिए, ताकि आपका ना तो टाइम वेस्ट हो और आपके जो रिजल्ट इंटरप्रेशन है वो आप करेक्ट कर पाएँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ही ध्यान में रखनी पड़ेगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो अगर हम कंक्लूड करें कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सिर्फ एक लैब टेक्निक है, तो ऐसा नहीं है। इट्स अ गेटवे टू अंडरस्टैंड द लाइफ एट द मॉलिक्यूलर लेवल। और हम या तो अगर हम डीएनए को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एनालाइजिंग प्रोटीन की एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमेशा ही एक सबसे फर्स्ट टूल है जिसको आप मतलब हमेशा ही जाएंगे जिसकी तरफ। तो इट्स वी कैन से इट्स अ गेटवे टू अंडरस्टैंडिंग लाइफ एट द मॉलिक्यूलर लेवल, ओके। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। तो आई होप आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होगा, मैंने बहुत ही कंडेंस करके समझाने की कोशिश की है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, लिमिटेशन क्या होती है, कौन कौन से टाइप के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो डीएनए के लिए होता है, कौन सा आरएनए के लिए होता है, ओके। और स्टेप्स क्या हैं, आप किस तरीके से अपने डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और ट्रबल शूट और लिमिटेशन के बारे में भी हमने बात की है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर